माँ हूं, बोझ नहीं। वाह माँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है अब। सच में आप आज पिज्जा बना रहे हो, ये सुनकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। सच में माँ, आपके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। ऊपर से आप इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हो हमारे लिए। मेरी तो सारी सहेलियां ही मेरा टिफिन खा जाती हैं। अरे मेरे दोनों बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों को पिज्जा पसंद है ना, इसलिए मैंने स्पेशली ये बनाया है। तुम दोनों का जितना मन करे उतना खाना। माँ आप सबसे बेस्ट है, पता नहीं हम आपके बिना क्या करेंगे। हाँ माँ, मुझे तो सोचकर ही रोना आता है कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। और मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि मैं तो हमेशा माँ के साथ रहूंगा। माँ देखो ना भैया कैसे चिढ़ा रहे हैं मुझे। अरे मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। वी लव यू माँ। अरे पिज्जा मंगवाया तुमने, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ आज मेरा बड़ा मन कर रहा था इसलिए मैंने मंगवा लिया। वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए तो खिचड़ी ही बनानी थी, वो तो अब कुछ खा नहीं सकती, तो मैंने हमारे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। हाँ जब से माँ को लकवे का अटैक आया है हम तो जैसे एंजॉय करना ही भूल गए। एक तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, हमें ये सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहना पड़ता है। विनोद जरा पानी लाना बेटा। लो फिर शुरू हो गई है, इनसे ना हमारी खुशियाँ देखी ही नहीं जाती। अरे तुम उन्हें छोड़ो, चलो हम पिज्ज़ा खाते हैं, इन्हें बाद में पानी दे आऊँगा मैं। अनुराधा को आज भी बिस्तर पर लेटे हुए उन दिनों की याद आती है जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसती खेलती रहती थी। लेकिन जब से उसे लकवे ने झकड़ा है तब से ना तो वो बिस्तर से ज्यादा उठ पाती हैं और ना ही कोई काम कर पाती हैं। इसी के चलते आजकल उसकी बेटा और बहू दोनों उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। शीना जरा पानी देना बहू। अरे इनका तो हर थोड़ी देर में यही चालू हो जाता है, कभी ये देना कभी वो देना, चैन से 2 पल टीवी भी नहीं देखने देती। बहू। हाँ हाँ आ रही हूं, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? अरे पानी सामने तो रखा है, आपके खुद ले नहीं सकती? तुम्हें पता तो है बहू ज्यादा हिलडुल नहीं सकती मैं, इसीलिए हाथ नहीं पहुंच रहा था तो बस आवाज दे दी। अरे इतना भी कोई दूर आसमान में नहीं है पानी, थोड़ी कोशिश खुद भी कर लिया कीजिए। जब देखो आवाज लगाती रहती है मुझे, मैं अपनी जिंदगी जीऊं कि नहीं? आप तो यही चाहती होंगी कि ना जीऊं। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना विनोद, यहाँ सामने पानी पड़ा है फिर भी मुझे आवाज दिए जा रही है कब से, ए बहू ए बहू। कभी कभी तो मुझे लगता है ये जानबूझकर ये सब करती हैं जिससे मैं बार बार परेशान हो जाऊं। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा था तो मैंने आवाज लगा दी। माँ पूरा दिन तो शीना तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, फिर भी तुम उसे यूं परेशान कर रही हो। यहाँ दवाई पानी सब कुछ पड़ा है, खुद भी थोड़ी कोशिश कर लिया करो ना। मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था वो मिस हो गया। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, आओ हम फोन में साथ में कुछ अच्छा सा देखते हैं। माँ अब खुद उठा लेना यहाँ से जो भी चाहिए, आवाज मत लगाना। अनुराधा की बीमारी के चलते उसका शरीर ज्यादा चल फिर नहीं पाता था, इसलिए अब उसकी जिंदगी बेटे और बहू पर आधार रखती थी। लेकिन विनोद और शीना को ऐसा लगता था जैसे उनकी माँ उन पर बोझ बनती जा रही है। ये लो माँ खिचड़ी खा लो। बेटा पिछले कितने महीनों से खिचड़ी ही खा रही हूँ, रोज रोज खिचड़ी खाकर अब मेरा मन भर सा गया है। अगर रोटी सब्जी मिल जाती तो। हाँ हाँ रोटी सब्जी ही क्यों, मैं आपको बर्गर पिज्जा वो सब बना कर देती हूँ ना। देखा विनोद कैसे तुमसे ये मेरी शिकायत कर रही है कि मैंने रोज रोज खिचड़ी देती हूँ। अब बीमार को खिचड़ी नहीं तो क्या और 56 भोग बना कर दूं? क्या माँ आप बीमार है इसीलिए तो आपके लिए खिचड़ी बना रही है शीना, और आप है कि आपको अपने खाने की पड़ी है। मैं तो बस ये कह रही थी बेटा, रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। अगर कभी रोटी सब्जी कभी दाल चावल जैसा कुछ मिल जाता तो मेरा खाने को मन भी करता। ऐसे तो मुझे ये खिचड़ी खाने का मन ही नहीं करता। देखा अपनी माँ को, अब ये फरमाइश करने लगी है नई नई चीजों की। हम यहाँ सारा दिन इनकी देखभाल में लगे रहते हैं और ये है कि इन्हें पकवान खाने हैं। जब से ये बिस्तर पर पड़ी है ना तब से मैं तो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई हूं। जैसे सारा दिन इनकी सेवा में चला जाता है। कितने दिन हो गए हम दोनों किसी होटल में भी नहीं गए और ये है इन्हें नए नए पकवान खाने हैं।
पकवान नहीं बहू, पकवान नहीं, मैं बस हल्का फुल्का खाना कह रही थी। ये खिचड़ी अब मुझे अच्छी नहीं लगती। बस माँ, आपके लिए ये खिचड़ी ही अच्छी है, यही खाना है आपको। चलो शीना, आज मैं तुम्हें किसी अच्छी सी होटल में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। माँ, खिचड़ी यहाँ रख कर जा रहे हैं, खा लेना और दवाई भी ले लेना। और प्लीज बार बार फोन मत करना, आने में हमें देरी हो जाएगी। विनोद और शीना की बातों से अनुराधा का दर्द तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी नम्रता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन नम्रता का फोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं माँ। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें एक अच्छा सा ससुराल और पति मिला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस मुझे ना तुम्हारी चिंता लगी रहती है। जब से तुम बीमार पड़ी हो तब से मुझे चैन ही नहीं आता। यही सोचती रहती हूँ तुम कैसी होगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? भैया भाभी तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना माँ? अरे वो दोनों तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। बहू ना मुझे रोज अलग अलग खाना खिलाती है, जूस देती है वक्त से, सब कुछ मेरे सामने रखते हैं जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो। सच माँ? चलो, इस बात की तो मुझे तसल्ली है कि वहाँ तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। अनुराधा अपना दर्द, अपनी सिसकियां छुपाए हुए अपनी बेटी से बातें कर रही थी, जिससे नम्रता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रह सके। लेकिन यहाँ विनोद और शीना का बर्ताव अनुराधा के प्रति दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। ये लो माँ तुम्हारी दवाइयाँ। यहाँ लाओ, जरा देखो तो सही कितने की आती हैं दवाइयाँ। अरे 5,000 की है। क्या? 5,000 की दवाइयाँ? हे भगवान, तभी मैं सोचूं कि हमारी बचत क्यों नहीं हो रही है। सारा पैसा और कमाई तो इनकी दवाइयों में और डॉक्टर के खर्चों में जा रही है, फिर हमारे पास बचेगा क्या? और नहीं तो क्या, हर महीने इनका खर्चा कितना भारी पड़ जाता है हम पर। इस महीने मैं सोच रहा था नया फ़ोन ले लूं, फिर इनके खर्चे, ये सोच कर नहीं लिया। एक तो इनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से ये ठीक भी तो नहीं हो रही है, दवाइयां तो बर्बाद ही हुई जा रही है। अरे डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये दवाई असर करनी चाहिए, बस उन्हें खुश रखिए, किसी बात की टेंशन मत दीजिए। माँ, आपको हमने क्या परेशानी दी है? आपको सब कुछ हाथ में देते हैं ना, खाना पानी दवाई, आपका सारा खर्चा भी उठाते हैं, फिर क्या तकलीफ है आपको जो आप ठीक नहीं हो रही हैं? अरे ये तो बस दुनिया को दिखाना चाहती है कि उनकी बेटे बहू उनका ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैं ठीक नहीं हो रही हूं। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी भला, मैंने तो कभी ऐसा किसी से नहीं कहा। आपकी दवाइयों का खर्चा उठाते उठाते मेरी आधे से ज्यादा बचत चली जाती है। विनोद और शीना अनुराधा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मेरा पार्सल वाला होगा, अभी आती हूं। शीना दरवाजा खोलती है, अपना पार्सल लेती है और विनोद को आवाज लगाती है। विनोद, जरा इसे पैसे तो देना। हाँ, कितने दिन है? अरे ज्यादा नहीं, 8,000 है। वो क्या है ना, मुझे एक सूट बड़ा ही पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। अरे कोई बात नहीं, 8,000 का ही तो है, तुम्हारा मन था तो ले लिया, कोई बात नहीं। ये लो भैया पैसे। अब क्या करें, माँ जी के खर्चे ही बढ़ गए तो हमें खुद की खुशियां का गला घोटना ही पड़ता है। हाँ शीना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा ये सब। खैर, अब मैं खुद पर काबू कर ही लेती हूँ, क्या करूँ, बचत भी तो करनी है ना। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो सोचना है ना। विनोद और शीना पहले बस बदतमीजी से बात ही करते थे, लेकिन अब तो उनके दिमाग में अनुराधा को लेकर कुछ अलग ही ख्याल चल रहा था। पूरा दिन इस कमरे में यही आवाजें आती रहती है। इस चक्कर में ना मैं घर पे किसी दोस्त को भी नहीं बुला सकती। अरे बिल्कुल सच कहा तुमने, माँ के बीमार होने के बाद हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते, बोझ हो गई है अब वो हम पर। हमें कोई रास्ता सोचना होगा जिससे हम इस बोझ से मुक्ति पा सके। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, इसलिए मैंने कुछ वृद्धाश्रम ढूंढ के रखे हैं जहाँ ऐसे मरीजों की सेवा भी होती है और देखभाल भी। अरे वाह, ये तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। अब हमसे भी ये बोझ और नहीं संभलता,
इससे अच्छा होगा कि हम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। देखो, मैंने ये कुछ आश्रम उनके लिए देख रखे हैं। यहाँ बीमार मरीजों की सेवा भी होती है। हम माँ को वहाँ छोड़ाएंगे, फिर हम आज़ाद। फिर हम अपने दोस्तों को घर बुला सकते हैं, उनके साथ पार्टी कर सकते हैं, उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, सब कुछ आज़ादी से कर सकते हैं। और तो और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इससे हम जो चाहे वो भी ले सकते हैं, और वो भी बिना किसी टेंशन के। तो फिर सोच क्या रहे हो? जल्दी से उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें आश्रम भेजने से पहले एक बार नम्रता को तो बताना होगा। अरे उसे बताने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं बताएंगे, और वो कभी यहाँ आ गई, उसे माँ नहीं मिली, तो हम पर इल्ज़ाम लगाएगी। इससे अच्छा है कि हम आखिरी बार माँ को उससे मिला ही देते हैं और कह देंगे कि हम उन्हें आश्रम भेज रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। विनोद और शीना ने अनुराधा को आश्रम में भेजने का तय कर लिया था और विनोद ने नम्रता को भी फ़ोन करके यहाँ आने को कह दिया। क्या हुआ भैया, आपने मुझे यहाँ जल्दी आने को कहा, सब ठीक तो है? माँ ठीक है ना? हाँ हाँ, माँ जी ठीक है, उन्हें क्या होना है, अब ठीक ही है वो। तो आपने मुझे इतना जल्दी आने को क्यों कहा? देख, मैंने और शीना ने यह फैसला किया है कि हम माँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। क्या? आश्रम में? लेकिन क्यों? अरे माँ की हालत तो तुझे पता ही है। एक तो बिस्तर पर है कब से, उनके पीछे हम दोनों लगे रहते हैं सेवा में। मैं और शीना अब और नहीं कर सकती ये सब, बस इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। और तुम इतना चौंक क्यों रही हो? हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। इसलिए तुम आज उनसे आखिरी बार मिल लो, फिर हम उन्हें आश्रम में छोड़ आएंगे। आप दोनों ये कैसे बोल सकते हैं? आपको माँ बोझ लग रही है? भैया, ये वही माँ है जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा। तब तो आप उन्हें बोझ नहीं लगे थे। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। बचपन में आप इतने बीमार हुए थे कि आप उठ भी नहीं पाते थे बिस्तर से। तब माँ ने हर डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया, हर मंदिर में आपको उठा कर लेकर गई। कितने दिन व्रत रखे थे आपके लिए जिससे आप ठीक हो जाए। आपको उठाकर ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ती थी माँ मंदिर की। तब अगर माँ ने भी आपको अनाथ आश्रम में डाल दिया होता तो अच्छा ही होता, क्योंकि आप भी तो उस वक्त उन पर बोझ ही बन गए थे। हाँ, तो ये उनका फर्ज था। ऐसा क्या अनोखा कर दिया उन्होंने? अच्छा, जिस पति के पैसों पर आप आज ऐश कर रही हो ना, वो पति ही नहीं होता। अगर मेरी माँ नहीं होती तो, समझिए आप। लेकिन मैं भी किन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके मन में अपनी माँ को आश्रम में डालने की बात आ सकती है। उन्होंने न जाने कितने दुख पहुंचाए होंगे मेरी माँ को, लेकिन आज तक आप दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा माँ ने। वो बस आप दोनों की तारीफ करती रहती थी कि आप दोनों उनका बड़े ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। अरे ये सारी बातें ना किताबों में अच्छी लगती है। बस अब एक शब्द और नहीं। नम्रता ने इतना कुछ कह दिया और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। लेकिन मैं तुमसे भी क्या कहूँ, मैं उनका बेटा होने के बावजूद उन्हें इतना दर्द देता रहा, तो तुम तो फिर भी उनकी बेटी नहीं। नम्रता, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। पता नहीं मैं इतना नालायक कैसे हो गया। भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं माँ को अब एक पल भी आप लोगों के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी और उनका ख्याल भी रखूंगी। नम्रता, मेरी बात सुन। देख, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब से माँ का ख्याल रखूंगा। नहीं भैया, मैं माँ को अपने साथ ले जा रही हूँ। अब मैं उन्हें और दुखी होता नहीं देख सकती। बस आप दोनों अब आज़ाद हैं। जी लीजिए अपनी ज़िंदगी मौज के साथ। विनोद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन नम्रता अब अपनी माँ को अपने भाई के पास रखने के लिए तैयार नहीं थी। वो माँ को अपने साथ अपने घर ले आई। माँ, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का टमाटर का सूप बनाया है। चलो जल्दी से पी लो। अरे नम्रता, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं तो खिचड़ी भी खा लूँगी सच में। माँ, तुमने पूरी ज़िंदगी हम बच्चों के नाम कर दी। तुमने हमें कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। आज थोड़ी सी सेवा मुझे करने तो तुम्हारी। खुश है बेटा, हमेशा खुश है। नम्रता की सेवा से और खुशी से अनुराधा की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही महीनों में वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगी। अरे माँ, क्या कर रही हो तुम रसोई में? अरे तेरी पसंद का पिज्ज़ा बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना?
माँ क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अब तो मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। माँ, कोई भी माँ किसी पर भी बोझ नहीं होती। वो बदनसीब होते हैं बच्चे जो इस बात को समझ नहीं पाते। तुम मेरे लिए आशीर्वाद हो, बोझ नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे पिज्जा खिलाओ। अनुराधा अपने हाथों से पिज्जा खिलाती है और दोनों हंस पड़ते हैं।